नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आपका सृजन क्लासेस में। हमने पिछली क्लास में डेटा हैंडलिंग यानी कि आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में बात की थी और डेटा हैंडलिंग में किन परिस्थितियों में हमने अंकगणितीय माध्य या औसत या केवल माध्य भी बोलूं, ओनली एवरेज भी बोलूं या सिर्फ मीन बोलूं तो भी आप अर्थमेटिक मीन का ही इसमें एग्जाम्पल लेंगे। हमने ये भी देखा था कि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर औसत या माध्य इसमें काम नहीं करता, वहां हमको एक अन्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की आवश्यकता होती है ना। जैसे कि एक दुकान, एक शॉपकीपर अगर अपने दुकान में स्टॉक रखना चाहता है तो उस स्टॉक रखने के लिए माल रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। तो वो ऑर्डर इस बात पे देना चाहेगा कि पिछला जो हिस्ट्री है, जो पास डाटा है, उसमें कोई जिस भी सामान की वो दुकान है, वो सामान की जो मांग है, उसके जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, किस आवृत्ति के साथ आ रहे हैं, कितनी उसकी मांग रही है उस आइटम की या ऑब्जेक्ट की, है ना। तो ऐसे केस में साधारण माध्य काम नहीं आएगा। ऐसे केस में हमने एक नया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि बहुलक यानी कि मोड की बात की थी और ये कहा भी था कि भाई कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर माध्य उपयुक्त होता है, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर माध्य की जगह हम बहुलक का इस्तेमाल करते हैं। हमने एक और मेजरमेंट की बात की थी, इसको नाम दिया था हमने परिसर, है ना। हालांकि वो केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, बट कई बार वो चीजें काम आती हैं, इसलिए इसकी बात की थी हमने। हालांकि वो अपकिरण की माप की, स्प्रेड यानी कि स्कैटरिंग, बिखराव की माप थी, फैलाव की माप थी, है ना। तो आज एक और हम बात करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे पहले बहुलक का और उसके बाद फिर एक और जो माप है केंद्रीय प्रवृत्ति की उसके बारे में माप करेंगे, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे अपना पिछली क्लास रिवाइज होगी और एक क्वेश्चन भी अपन सीखेंगे। टेबुलेट द डेटा यूजिंग टैली मार्क्स, एक नाम आया टैली मार्क्स, टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डेटा। समंकों की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए मिलान चिन्ह या सिंपल टैली मार्क्स ही बोलते हैं चलेगा, है ना। मिलान चिन्ह का उपयोग करते हुए समंकों का सारणीकरण करें और जब सारणीकरण कर लें तो उसके बाद क्या करें, अपन उसको बहुलक निकाल लेंगे। ठीक है साहब। तो हुआ ये, अपन ने जो पिछली क्लास में बहुलक निकाला था उसमें डेटा कम था, है ना। उसमें समंक बहुत ज्यादा नहीं थे, आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं थे, तो कोई तकलीफ नहीं हुई ये ढूंढने में कि कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है या किसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई है। आराम से अपन ने देख लिया। लेकिन अगर आंकड़ों की बहुलता हो, है ना, हमारे डेटा की बहुत ज्यादा हमारे पास मल्टीप्लिसिटी हो, तो उस केस के अंदर सिर्फ देखने मात्र से, केवल ऑब्जर्व करने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें प्रॉपर उसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है, उसकी कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। उसके लिए बेस्ट तरीका होता है अपन एक डेटा को टेबुलर फॉर्म में डेटा का सारणीकरण कर लें और सारणीकरण में फ्रीक्वेंसी देखने के लिए, आवृत्ति देखने के लिए हम टैली मार्क्स का यानी मिलान चिन्ह का उपयोग करें। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या चीज दिमाग में आई, डेटा अगर कम है, डेटा की बहुलता नहीं है, कोई खास अपने पास ज्यादा समूह में समंक नहीं है, तो ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन के जरिए, आप सिर्फ देखने मात्र से या निरीक्षण के जरिए भी आप बहुलक निकाल सकते हैं। एक डेटा बहुत सारा हो तो उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। उस गलती को रिमूव करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, पहले डेटा का सारणीकरण करें। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन सा समंक, कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है, उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है। तो चलिए जो हमने अभी बात की उसको अब इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो दिख रहा होगा आपको डेटा यहाँ बहुत सारा है ना। यहाँ पे नॉर्मली ऐसे ऑब्जर्व करें तो हमसे गलती हो सकती है, वो गलती हमको नहीं करनी है। तो बेस्ट तरीका ये था डेटा का अपन एक सारणीकरण करें, है ना। तो लेते हैं इसका सॉल्यूशन और सारणीकरण करने के लिए यहाँ पे लिखता हूं ऑब्जर्वेशन, है ना। यहाँ लिखते हैं प्रेक्षण,
यहां बनाते हैं उसके टैली मार्क्स, और टैली मार्क्स का तरीका क्या होता है वो आपको भी पता लग जाएगा, है ना। मिलान चिन्ह, और यहां उसकी आवृत्ति आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। यहां अपन आवृत्ति आ जाएगी, और आवृत्ति जब एक बार आ गई फिर तो बहुलक निकालना अपने लिए बहुत आसान है, क्योंकि जिस समंग की सबसे ज्यादा आवृत्ति है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, उसकी सबसे ज्यादा क्या है, उसके सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन हो रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, और जो डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो ऑब्जर्वेशन, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ये तीन मैं इसके अंदर इसको एक टेबलर फॉर्म दे देते हैं। तो ये अपना एक टेबल का फॉर्मेट अपन ने ले लिया है यहां पर। ये टेलीमार्क्स का हो गया, ये फ्रीक्वेंसी का हो गया, राइट। चलिए इसको भी लाइन खींच देते हैं। अब शुरू करते हैं अपने आंकड़े। अब देखो साफ दिख रहा है आपको, वन है, वन बहुत जगह है, तो वन एक ऑब्जर्वेशन कौन है, वन। अब पहले सारा खेल वन पे करेंगे। शुरुआत से किस तरह से टैली मार्क्स बनाते हैं मैं कई बार करूंगा, तो तब तक मैं 2-3 बार कर लूंगा, आपके पूरा समझ में आ चुका होगा टैली मार्क्स को शो करने का तरीका क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं, जानते हैं तो कोई बात ही नहीं है ना, जानते हैं फिर दिक्कत ही नहीं कोई। तो किस तरह से बनाना है टैली मार्क को, ये वन पहली बार आया, हमने ऐसे लगा दिया वन। वन एक बार और आया, हमने एक और लगा दिया वन। वन एक बार और आया, हमने एक और लगा दिया वन। वन एक बार और आया, हमने एक और लगा दिया वन। और जैसे ही मैं आगे गया, जैसे ही मैं आगे गया, मुझे एक बार और वन दिखाई दिया, और यहां आपके टैली मार्क्स का प्रॉपर तरीका शुरू होता है। चार तो सीधे डंडे और एक उनको काटता हुआ डंडा, यानी 5-5 के पैकेट बन जाते हैं। समझ में आ गई बात मेरी। टैली मार्क्स में क्या करते हैं, 5-5 के पैकेट, एक समूह बना देते हैं, और 5 को बनाने का तरीका क्या होता है, चार तो सीधे डंडे और एक उनको काटता हुआ ऊपर से नीचे की ओर। काटने का तरीका क्या होता है, ऊपर से, दिखना है आपको, ऊपर से नीचे की ओर। काटने का तरीका क्या होता है, ऊपर से नीचे नीचे की ओर। तो उन 4 डंडों को ऊपर से नीचे की एक डंडे ने काट दिया, कुल मिला के 5 काउंटिंग हो चुकी है। ये हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे काउंट करो। सर वन तो फिर आ गया, कोई बात नहीं, नया शुरू हो गया टैली मार्क्स, फिर आ गया एक और डंडा, फिर आ गया एक और डंडा, और आया सर एक और डंडा, बस खत्म। तो ध्यान रखना टैली मार्क्स में क्या होता है, 5-5 से समूह बनता है, कोई कम है तो ऐसे ही रहेगा, जैसे 4 है जैसे रहेगा। मुझे पता लग गया 5 ये है, 4 ये है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 9। आगे बात समझ में, ये तरीका होता है, ये तरीका होता है टैली मार्क्स से। अब सोचो क्या यहां से गलती हो सकती है अपने से काउंटिंग करने में, नहीं, यहाँ गलती नहीं हो सकती। आज और नेक्स्ट कौन है, 2 भी दिख रहा है, चलो 2 देख लेते हैं हम। 2 भी है। अब सिर्फ सारा ध्यान 2 पे लगाओ। 2 पहली बार आया, लगा दिया अपन ने एक। 2 एक और आया, सर लगा दिया एक। सर 2 और आया, लगा दो बेटा। सर 2 और आया, लगा दो बेटा। और 5वें 2 के लिए इसको ऊपर से नीचे काट दिया, 5 हो गए भैया। एक और 2 आया, लगा दो बेटा। एक और 2 आया, लगा दो बेटा। एक और 2 आया, लगा दो बेटा। सर वो पड़ा 2, लगा दो। सर और आ गया 2 बेटा, 5वां है तो उसको ऐसे ऊपर से नीचे काट दो। अभी 5वां ये हो गया था, फिर से आना शुरू हो गए, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 5 का एक पैकेट, 5 का एक पैकेट, 10 तो ये हो गए, और 4 ये। सर ये तो 14 हो गए, देखो है ना, कितना गलती के चांस ही नहीं है, कोई इसमें आपसे त्रुटि की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मिलान चिन्ह टेली मार्क से ये फायदा होता है फ्रीक्वेंसी काउंट करने में। सर 3 भी है, हाँ बेटा 3 भी है। देखो आंकड़े देखूं तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 भी और 6, बस ये आंकड़े हैं ना। 4 भी है, 5 भी है, 6, बस आंकड़े। अब 3 पे आ जाओ, अब सारा ध्यान 3 पे। 3 पहला आया, लगाओ भाई। 3 यहाँ पे एक और मिला, लगा दो बेटा। सर 3 एक और मिला, एक और मिला। सर 4 हो गए, आगे आओ। सर ये 3 मिल गया, 5 में को ऊपर से नीचे, ये 3 दिखा, 5 में को ऊपर से नीचे, फिर एक 3 दिखा, एक ये दिखा, 2 और दिख गए, लगा दो बेटा। एक पैकेट 5 का, 2 ये, कुल मिला के 7 बार 3 था। 4 पे आ जाओ। 4 पहला मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला। 3 तो ये मिल गए भाई, 1 2 3, फर्स्ट लाइन में 3 मिले हैं। आ जाओ, चौथा मिला, 5वां मिला, चौथा तो ऐसे, 5वां काटता हुआ, तो 5 का पैकेट है, ये 5 बार हो गया, राइट। अब
5 पे आ जाओ। 5 पहला मिला, दूसरा मिला, और बस 2 मिले इसमें तो अपन को, तो 2 5 तो लगा ही देते हैं अपन। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, एक और मिला 5, सर एक ही मिला है, बस बेचारा 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार है। अब 6, 6 एक बार मिला, लगा दो बेटा, और 6 और 6 और 6, सर एक और मिल गया, इसको भी एक डंडा लगा दो। अब शायद 6 आपको नहीं मिलेगा, तो ये कितनी बार है? 2 बार है। अब बताओ क्या यहाँ पे आपको बहुलक निकालने में गलती होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर। क्यों? क्योंकि हर चीज अपने को पूरा पता लग गया। तो काउंटिंग करने के लिए, गणना करने के लिए बेस्ट जगह क्या है? अपने टेलीमार्क्स है। टेलीमार्क्स में एक परिपाटी क्या है? 4 डंडे तो खड़े, और 5वां अगर काउंटिंग आ रही है तो उसको ऊपर से नीचे की ओर, किससे? ऊपर से नीचे को काट के पूरा कर देते हैं कि 5 का गट्ठर, 5 का पैकेट पूरा हो गया है ना। ये 5 के पैकेट बनाते हैं अपन किसमें? टेलीमार्क्स के अंदर। तो यहाँ पर आप साफ दिख गया कि सबसे अधिक आवृत्ति, आवृत्ति मतलब मीनिंग क्या है? आवृत्ति का मतलब यह है कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार, कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये 14 बार रिपीट हुआ है। कौन? 2। तो मोड ऑफ द डेटा, मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 2। मोड 2 है। क्यों? बिकॉज highest frequency 14 corresponds to value 2। दिए गए समंक का बहुलक 2 है। भाई क्यों है? क्योंकि मान 2 के संगत अधिकतम आवृत्ति 14 है। अधिकतम आवृत्ति 14 है। तो जिसकी आवृत्ति अधिकतम साफ साफ दिख जाए तो वो क्या? वो मान, आवृत्ति नहीं होती कभी भी, ध्यान रखना। मैंने पिछली क्लास में कहा था आवृत्ति नहीं है मोड। जो हाईएस्ट आवृत्ति आई है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई, वो मोड नहीं है। वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस मान के लिए आई है, वो अधिकतम आवृत्ति किस वैल्यू के लिए है, वो वैल्यू कहलाएगी अपनी मोड। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 14 है वो 2 के लिए है, तो 2 हमारा क्या होगा? मोड होगा, है ना। 2 हमारा क्या होगा? मोड होगा। चलिए, अब एक नई चीज आई जो मैंने माध्यम में बात नहीं की थी, लेकिन बहुलक के लिए मुझे बात करनी पड़ेगी। माध्य के लिए ऐसा कोई नोट मैंने नहीं डाला था, बट बहुलक समझना पड़ेगा। बड़ा ही विशिष्ट और यू कैन से अजीबोगरीब अपने पास ये एक माप रहता है। तो 2 नोट इसके बारे में आपको जानने पड़ेंगे। पहला, देयर मे बी 2 और मोर मॉडल वैल्यूज फॉर ए डेटा सीरीज। जब हमको समंग श्रेणी दी जाती है तो माध्य तो एक ही होता है ना। फिलहाल अभी माध्य से अपन क्या समझ रहे हैं? अर्थमेटिक मीन, है ना, एवरेज। तो एवरेज का तो एक ही मान होता है। एवरेज का तो एक ही मान होता है ना। एक श्रेणी दे रखी है, उसका औसत तो एक ही मान आएगा, अर्थमेटिक मीन तो एक ही मान आएगा। फिलहाल अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया उसमें मोड भी अपना एक ही आया। 2 क्वेश्चन किए, दोनों के अंदर मोड अपना एक ही आया। ठीक है, लिखा देयर मे बी 2 और मोर मॉडल वैल्यूज ऑफ डेटा सीरीज। किसी समंग श्रेणी के 2 या अधिक बहुलक मान हो सकते हैं। सर हो सकते हैं क्या? बेटा आपके सामने एग्जांपल लिया। अभी सेकंड नोट बाद में पढ़ेंगे, अभी सेकंड नोट बाद में पढ़ेंगे। पहले इस एग्जांपल को देखो। फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, निम्न समंक माला का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपने समंक माला देखी, अपने साथ छोटे मोटे ही, ज्यादा बड़े नहीं है, ऐसी काउंटिंग कर लें क्या? कर लो बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? कोई टेंशन नहीं। ये लो, सॉल्यूशन ही हो जाएगा। मेरे ख्याल से ज्यादा डाटा बड़ा है नहीं। मान कौन कौन से? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। तो वैल्यू, मान, और ये फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, वही फॉर्मेट अपनाया अपन ने। तो मान 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 3 बार है। मान 3 भी है, कितनी बार है? 1, 2, सर 2 बार ही है, छोड़ दो। मान 4 भी है, हाँ सर 4 भी मान है एक तो।
एक, सर एक बार ही है, छोड़ दो। 5, 1, 2, 3, अरे 3 बार आ गया। सर 6 भी है, 6 एक बार, 2 बार, 6 2 बार है। सर 7 तो है नहीं, सीधा 8 है। 8 कितनी बार है? सर और कहीं नहीं है, 8 एक जगह है। अब बताओ, मैंने ये कहा था जिसकी आवृत्ति अधिकतम है वो अपना मोड है। अब यहां तो अधिकतम आवृत्ति 2 मानों की हो गई। 2 की आवृत्ति कितनी? 3। और 5 की आवृत्ति कितनी? 3। दोनों की आवृत्ति क्या है? अधिकतम है। तो इस डेटा के 2 मोड हैं। तो इस डेटा के 2 मोड हैं। हेंस द गिवन डेटा हैज 2 मोड्स। 2 मोड्स बोलना है या 2 मॉडल वैल्यू बोलना है? दैट इज 2 and 5। मोड कौन होती है? फ्रीक्वेंसी नहीं। मोड कौन होता है? उस फ्रीक्वेंसी के संगत जो वैल्यू है, उस आवृत्ति के संगत जो मान है, वो अपना मोड होता है। अतः दिया गया या दिए गए दिया गया समंक श्रेणी के 2 बहुलक 2 एवं 5 हैं। फिर अपन सेकेंड नोट पे आए, तो सेकेंड नोट बोला मोड में बी इल डिफाइंड फॉर अ स्पेसिफिक सीरीज। ये क्या बात हुई? ये तो मैंने कहा था कि मोड अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब चीज है, थोड़ा ध्यान रखना। मोड 1 भी हो सकता है, मोड 2 भी हो सकते हैं, मोड 3 भी हो सकते हैं। तो कोई श्रेणी एक बहुलकीय और द्विबहुलकीय, त्रिबहुलकीय, बहुल बहुलकीय हो सकती है। माध्य ऐसा नहीं होता, माध्य तो एक ही होगा, मीन तो एक ही होगा, लेकिन मोड मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3 और मे बी देयर इज नो मोड। हो सकता है श्रेणी का कोई मोड हो ही नहीं। आपके पास ये कैसे? बेटा अपन बिना उदाहरण की बातें नहीं करते। तो किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए बहुलक अपरिभाषित भी रह सकता है। सर कौन सी? बेटा अभी लो, हाथों हाथ लो, यही लेते हैं एग्जाम्पल। अब मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने बनाया, ये लो एग्जाम्पल, उदाहरण। फाइंड मोड, बहुलक ज्ञात करें। अब देखो मैंने क्या लिखा, बना के दे रहा हूं, पका पकाया। 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8। अब निकाल दो मोड। आपने अपना काम शुरू किया कि सर आपने जो सिखाया उसको लगाते हैं ना, लगा लो बेटा। जैसे ये तो वैल्यू है तो मान है, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी लिखोगे आप। क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी लिखोगे, आवृत्ति लिखोगे। जैसे ही आपने इसका प्रोसेस शुरू किया, आपको पता लग गया सर 4 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार लिख दिया आपने, 7 भी 2 बार लिख दिया आपने, और 8 भी सर आपने 2 बार लिख दिया सब ऐसा। अब मेरी जो बात कह रहा हूं, जो मैं कथन बोल रहा हूं, वो ध्यान से सुनना, इससे आपका और क्लियर होगा डेफिनेशन मोड की। क्या इसमें ऐसा कोई मान है जो दूसरों के मुकाबले अधिक बार रिपीट हुआ है? क्या ऐसा कोई है जो अदर वैल्यूज के मुकाबले में, इन कंपैरिजन टू अदर वैल्यूज, जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है? आपने कहा रिपीट तो सारे हुए, लेकिन ऐसा कोई मान है ही नहीं जो दूसरों के मुकाबले ज्यादा रिपीट हुआ है। तो मैंने यही तो कहा था, परिभाषाओं पे जोर देना। परिभाषा क्या बोलती है? मोड कौन है? जो दूसरों के मुकाबले ज्यादा रिपीट हुआ है। परिभाषा क्या बोलती है? जो अन्य मानों के मुकाबले में ज्यादा बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है। मतलब एक ऐसा मान जो अन्यों के मुकाबले में ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वो कहलाता है अपना मोड, बहुलक। लेकिन यहाँ पर रिपीट सारे हो रहे हैं, देखो रिपीट अपना 4 भी हो रहा है, रिपीट अपना 5 भी हो रहा है, रिपीट अपना 6 भी हो रहा है, रिपीट अपना 7 भी हो रहा है, रिपीट 8 भी हो रहा है, बट ऐसा कोई मान मैं नहीं ढूंढ पाया, ऐसा कोई वैल्यू मैं नहीं ढूंढ पाया जो अन्यों के मुकाबले, दूसरों के मुकाबले अधिक बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा हो। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट, मतलब बोलते ही क्या है मोस्ट फ्रीक्वेंट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट? जो सबसे ज्यादा बार दूसरों के मुकाबले
पुनरावृत्ति हुई हो। ऐसा कोई ढूंढ ढूंढ पाए कि भाई मैं तुम्हारे मुकाबले ज्यादा हूं? क्या 4 ही बोल सकता है 5 6 7 8 को? क्या 4 5 6 7 8 को बोल सकता है कि मैं तुम्हारे मुकाबले ज्यादा रिपीटर हूं? नहीं। क्या 5 बोल सकता है 4 6 7 8 को? नहीं। क्या 6 बोल सकता है 4 5 7 8 को? ना, कोई नहीं बोल सकता। तो ऐसा कोई मिला ही नहीं मुझे जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो दूसरों के मुकाबले, इसलिए इसका कोई मोड डिफाइंड नहीं है। देयर इज नो सच वैल्यू which is repeated more as compared to others। यहां ऐसा कोई मान नहीं है, ऐसा कोई मान नहीं है जिसकी पुनरावृत्ति जिसकी पुनरावृत्ति अन्यों की अपेक्षा अधिक हो, अन्यों की अपेक्षा अधिक हो। इसलिए ये इल डिफाइंड है, यानी इसका मोड परिभाषित नहीं है। तो मोड एक ऐसा चीज है जो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अभी फिलहाल अभी आपने डायग्राम थोड़ी देर बाद देखेंगे अपन, ऐसा नहीं डायग्राम देखेंगे, कुछ टाइम बाद अपन डायग्राम भी देखना शुरू करेंगे। फिलहाल मैं अभी इस चीज को यहां पर डायग्राम में सिखाना चाहूं तो क्या बोलूंगा, जैसे पिछले एग्जाम्पल में मेरे दो मोड थे। आप ऐसा डायग्राम बनता है कई बार, जैसे मान लो चल रहा है, मोड क्या होता है, अधिकतम आवृत्ति, डाउन गया, फिर दोबारा से क्या हो गया, एक आवृत्ति और आ गई, तो ये भी क्या है, अधिकतम आवृत्ति, और ये भी क्या है, अधिकतम आवृत्ति। तो जब दो मोड होंगे ना तो दो चोटियां होंगी। भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, उच्चतम आवृत्ति। उच्चतम आवृत्ति को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वो पीक लेगा, एक पूरा लंबी ऊंची चोटी लेगा वो, है ना। तो वही वाली बात यहाँ आ गई। तो जब दो मोड होंगे तो दो जगह चोटियां होंगी। इस पर्वत श्रेणी में, इस पर्वतमाला पे दो बार चोटियां होंगी। 3 बार होंगे मोड तो ऐसा बन जाएगा, फिर ये तीसरी चोटी और आ जाएगी इसके अंदर, राइट। चलिए, तो हल्का सा अपन ने यहाँ पर ग्राफ का भी लॉजिक देखा। चलिए, अब जो मैंने कहा था कि भाई कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे बढ़िया माप क्या होती है, माध्य, है ना। जहां पर औसत, जैसे मैंने कहा था तापमान की बात कर ली, तो तापमान तो ऊपर भी जाता है किसी जगह का, नीचे भी जाता है, लेकिन अपन ये जानना चाहें कि भाई इस सप्ताह का या महीना का औसत तापमान, तो माध्य बेस्ट है कि भाई ऑन एन एवरेज ये काम होता है ना। ऑन एन एवरेज इतना आपको तापमान वहां पे मिलता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, कोई बच्चा है जो होता है किसी दिन 8 घंटे पढ़ता हो, किसी दिन 2 घंटे पढ़ता हो, लेकिन फिर भी उसकी पूरे सप्ताह भर के कितने घंटे उसने स्टडी में लगाए, डिवाइड बाय 7 से डिवाइड करके औसतन एक ऑन एवरेज मुझे एक माध्य वैल्यू मेरे लिए सफिशिएंट थी, एक केंद्रीय प्रवृत्ति कि हाँ भाई ये बच्चा इतना समय पढ़ाई देता है पर डे। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मेरे लिए सही थी, माध्य, ये पता करने के लिए कि बच्चा इन ऑन एन एवरेज साधारणतया कितने घंटे पर डे अपनी पढ़ाई में समर्पित करता है, सही था। लेकिन जैसी स्थिति बदली, जैसी कंडीशन बदली, जो मैं क्वेश्चन शॉपकीपर के ऑर्डर पे लेके गया या डिमांड पर लेके गया, तो वहां पर वो जो औसत है वो काम नहीं कर रहा था। वहां पर दुकानदार अपने दुकान में जो ऑर्डर रखेगा, जैसे मान लीजिए शूज की दुकान है या मेरे आपको कहता है मैंने शर्ट साइज की दुकान है, तो वो अपने दुकान में ऑर्डर उस शर्ट साइज का ज्यादा मंगाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई हो, जिसकी मांग ज्यादा ये हो, या जिसके कस्टमर क्या है ज्यादा रहे हो। तो ऑफ कोर्स ज्यादा की वाली बात के लिए हमने क्या देखा, बहुलक देखा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक थी, वो अगर मान चाहिए हो तो हमें क्या जाना पड़ता है, बहुलक में जाना पड़ता है। तो वो बात मैंने यहाँ लिख दी है। We have seen that in some situation arithmetic mean is the appropriate measure of central tendency, whereas in some other situations mode, some other situations, या other लिखे थे, some other situations mode is appropriate measure of central tendency। हम देखते हैं कि कुछ स्थितियों में अंगणितीय माध्य एवं एक उपयुक्त
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है तथा कुछ अन्य स्थितियों में बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की एक उपयुक्त माप है। तो क्या इन दो से काम चल जाएगा? नहीं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां दोनों की जगह कोई तीसरा ही मुझे एक माप चाहिए होता है। ऑफ कोर्स केंद्रीय प्रवृत्ति की बात ही कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अभी भी अपन सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब वो बात मत भूलना जो मैंने शुरुआत में कही थी, केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब यही है कि दिए गए समंग श्रेणी में से एक प्रतिनिधि मूल्य, जो गिवन डेटा वैल्यूज हैं उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव, उनका कहते हैं ना मॉनिटर, तो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वही अपना क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है। कई बार वो वैल्यू मीन से निकालते हैं, जैसे कंडीशन देखी अपन ने, कुछ कंडीशन में अपन ने देखा मोड ज्यादा अप्रोप्रिएट था। अब मान लो सपोज, चलो यहां पे एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्टली ना करके एग्जांपल समझते हैं। मान लो हम समंकों के एक समूह को दो ऐसे उप समूह में विभाजित करना चाह रहे हैं कि जो प्रत्येक उप समूह बन रहा है मेरा वो समान संख्या में समंक उसमें हो। मतलब ये कि if I want to divide the group of data into two subgroups such that each जो सबग्रुप बन रहा है, each subgroup has equal number of members, तो क्या मेरा मीन और मोड एप्रोप्रिएट हो जाएंगे? आप में से हमें कैसे पता लगेगा? मैं बेटा पहले समझो, मैं पूछना चाह रहा हूं। अब की बार मैं चाह रहा हूं कि डेटा जो है एग्जैक्टली एक ऐसा मान दे दो जो ठीक कहां हो, बीच में हो, मतलब आधी वैल्यूज उस मान के लेफ्ट साइड में हो और आधी वैल्यू उस मान के राइट साइड में हो। टेक्निकली बोले तो एक ऐसा मान दे दो ठीक बीच का, एक वर्ड बोलूंगा मिडिल मोस्ट, एक वर्ड क्या बोल रहा हूं, मिडिल मोस्ट, बिल्कुल मध्यवर्ती। एक ऐसा मान दे दो मध्यवर्ती जिसमें से आधे मान तो कहां हो, उसके बड़े हों उससे, और आधे मान तो क्या हो, उससे छोटे हो। जो मैं कहता लेफ्ट राइट, एक बात तो खैर एक ही है, आधे लेफ्ट में होंगे आधे राइट में होंगे, लेकिन इसको टेक्निकली बोले तो आधे मान क्या होंगे, उस मान से बड़े होंगे, और आधे मान क्या होंगे, उस मान से छोटे होंगे। अब जैसे ही मैंने बड़ा और छोटा बोलना चाहा तो एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर एक क्रम की, ऑर्डर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्या मतलब है इसका? चलो एग्जाम्पल में समझते हैं। तो यह लिखा है मैंने, कंसिडर द हाइट ऑफ 17 स्टूडेंट इन अ क्लास इन सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स जो उनकी हाइट थी वो सेंटीमीटर में दे रखी है। 17 विद्यार्थी हैं क्लास के अंदर और उनकी हाइट है 126 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर। अब मैं सेंटीमीटर नहीं बोलूंगा, है ना, 123, 125, 117, 120, 112, 115, 110, 131, 115, 120, 115, 115, 119, 115, 121 वगैरह वगैरह। और अब की बार जो आपसे चाहा गया है वो ये है कि मुझे एक ऐसा मान दो कि आधे लोग तो कहां हो, उस हाइट से कम हो, और आधे लोग कहां हो, एग्जैक्टली उस हाइट से ज्यादा हो। अब आपने सबसे आसान ढूंढा कि सर इसमें जो ना 115 आ रहा है मोड। सबसे आसान क्या ढूंढना था, क्यों दिख गया था इसमें 115 115 115 115, मैंने कई बार रिपीट किया है। तो आपने सर हाँ ये एक ऐसा है वैल्यू है, मोड है। अब मुझे एक बात बताओ, समझने के लिए एग्जांपल लिया है। अब एक बात बताओ, कुल कितने बच्चे हैं? सर बच्चे आपने 17 लिए हैं। अगर 115 जो मोड आया है तो सेंट्रल टेंडेंसी ना, है तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। हाँ सर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बट मेरे दिमाग में अभी वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है कि एक ऐसा मान हो कि आधे मान तो समंकों के उससे बड़े हों और आधे मान उससे छोटे हों। समझ गए मेरी बात? आप में सर हाँ सर। अब ये बताओ 115 से कम कितने लोग हैं? तो आपने ढूंढना शुरू किया, सर 115 से कम 1, 2, 3, अब कम तो कोई नहीं। क्या 17 का आधा 3 आएगा क्या? सोचो, क्या 17 का आधा पार्ट 3 होगा क्या? अब आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने कहा था कि सेंट्रल टेंडेंसी की, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर।
आपकी डिमांड क्या है ना, आपकी स्थिति क्या है। तो जब मुझे एक ऐसी स्थिति चाहिए थी कि भाई ऐसा मान मिल जाए कि आधे मान तो उससे कम हो और आधे मान उससे ज्यादा हो, तो मोड तो मेरा देखो हो सकता है कभी बाई चांस काम कर जाए, बट ये देखो एग्जांपल आ गया। कोई चीज नियम कब बनती है, कोई चीज रूल कब बनती है, जब उसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो, अपवाद नहीं हो। बट यहाँ तो अपवाद आ गया। मैंने तो कहा था मुझे ऐसा मान दो जो आधे मान तो उसके ऊपर हो, आधे मान उसके नीचे हो। तो आपने मोड निकाला, तो मोड में तो मामला गड़बड़ हो गया। मोड आया 115। क्या आधे मान 17 का, जैसे आधा तो आप सोच सकते हो कम से कम 8 तो मान होने चाहिए ना। 17 का मतलब ये 8 मान तो उसके ऊपर हो, 8 मान उसके नीचे हो, तब बीच में बैठा हुआ है वो एक मान। 8 लेफ्ट में, 8 राइट में, 16 वो हो गए, तो बीच में खुद बैठा 17 हो गए। समझ गए बात मेरी? 17 मान है ना, तो बीच में एक मान होगा। 8 का होंगे उसके दाई और 8 का होंगे उसके बाई और 8 और 8 16 तो वो हो गए, बीच में खुद बैठा है 17 हो गए। क्या आपको 8 मिले छोटे ना? छोटे 3 ही मिले 115 से छोटे 3 ही मिले। तो बड़े तो और ज्यादा होंगे, बड़े तो और ज्यादा होंगे। आपने सर एक काम करते हैं, मीन निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, है ना, औसत जो बोला मैंने। तो आप इनको ऐड कर लो और डिवाइड कर दो। तो इन सभी को मैंने ऐड किया, तो सम आया इनका 2009। डिवाइड किया 17 से, तो कुल मिला के आया 118.17। तो क्या 118.17 से कम मिलेंगे क्या आपको 8? जब ढूंढना एक बार, कोई पूरे मिलने चाहिए। तो 118, 119 ही मान लो उसको, है ना, 119 ही मान लो। तो 119 से कम आपको लगभग 8 मिलने चाहिए। तो ढूंढना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अरे तो सर 9 हो गए। हाँ बेटा, तो 9 हो गए, जबकि मिलने का चाहिए थे 8 लेफ्ट में, 8 राइट में, बीच में वो। लेकिन 9 तो लेफ्ट में मिल गए। 9 तो कहाँ मिल गए? लेफ्ट में मिल गए। तो वो चीज भी नहीं मिली मेरे को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिक्वायरमेंट मेरी एग्जैक्ट मिडिल मोस्ट की हो, ठीक बीच में, अगर मेरे को एक ऐसा केंद्रीय प्रवृत्ति चाहिए हो, अगर मुझे एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए हो जो ऐसा मान दे कि जो बिल्कुल ठीक कहा उस समंकों के बीच में हो, आधे मान उसके लेफ्ट में, आधे मान उसके राइट में, यानी हाफ ऑफ द वैल्यूज आर अबव इट एंड हाफ ऑफ द वैल्यूज आर बिलो इट, तब जाके इसको बोलते क्या एक नाम देंगे अपन, एक नाम देंगे मीडियन। क्या नाम देंगे? माध्यिका या माध्यक। क्या नाम देंगे? माध्यिका या माध्यक। तो ना तो मीन काम आया इस चीज में, ना ही मोड काम आया। जब मुझे ऐसा करना था कि ठीक दो पार्ट में डिवाइड करना था, मैंने बात लिख दी आपके लिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ मीन एंड मोडल वैल्यूज वी कैन नॉट डिवाइड द गिवन ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो गिवन ग्रुप था हमारा, उसको मैं ठीक दो पार्ट में नहीं बांट पाया, ना तो मीन के आधार पर, ना मोड के आधार पर। तो माध्य और बहुलक दोनों के आधार पर ही मैं ठीक दो पार्ट में, एग्जैक्टली टू इक्वल पार्ट्स में मैं नहीं बांट पाया। तो अतः माध्य एवं बहुलक के मान के आधार पर मैं हम समंग समूह को दो बराबर भागों में नहीं बांट पाए। तो फिर क्या करें? सबसे पहला काम जो आपको ध्यान रखना है, तो मैंने लिख दिया है जानबूझ के, ऑन अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बाद में लिख दूंगा थ्योरी में, है ना। अभी तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए कि माध्यिका असल में है क्या, चीज क्या है माध्यिका। कि माध्य अपन समझ गए, बहुलक अपन समझ गए, तो ये इसको समझने के लिए अपन को ये सहारा लेना पड़ा कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कभी कभी जहां ना तो मीन काम करेगा ना मोड काम करेगा। तो वहां पे कौन सी चीज काम करेगी? माध्यिका काम करेगी। कब? जब मुझे एग्जैक्टली मिडिल मोस्ट वैल्यू चाहिए हो, जब ठीक बीच का मान मुझे चाहिए हो। अब ठीक बीच के मान के लिए पहले मुझे उसको जमाना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। अगर आप इनके नाम को जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो समझ लें। जैसे मान लो अगर मैं डेटा को ऐसे जमाऊं कि सबसे छोटा पहले आए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में आए। जैसे मान लो 2, 3, 5, 6, 8, 11, 18, ये है अपना असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। क्या बोलते हैं इसको? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। क्यों? छोटे से बड़े की ओर। क्या जमाया मैंने? छोटे से बड़े की ओर।
अगर उल्टा काम कर दूं, पहले 18 फिर 11 फिर 8 फिर 6 फिर 5 फिर 3 फिर 2, इसको बोलते हैं अपन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम, ये घटते हुए क्रम में बनते हैं। सबसे बड़ा पहले आएगा और सबसे छोटा सबसे बाद में आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? आरोही। क्या बोलते हैं इसको अपन? आरोही, असेंडिंग। क्या बोलते हैं इसको अपन? असेंडिंग। और ये क्या है? अवरोही। क्या है ये अपना? अवरोही, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग। तो या तो जमाइए असेंडिंग में या जमाइए डिसेंडिंग में। फिलहाल में अभी आपको असेंडिंग में, मतलब छोटे से बड़े की ओर, नॉर्मल अपन ये काम करते हैं, है ना, छोटे से बड़े की ओर उसको जमाने के अपन प्रयास करते हैं। तो जो डेटा दे रखा था उसको अपन जमाते हैं अब छोटे से बड़े की ओर। कैसे जमाते हैं? छोटे से बड़े की ओर। डेटा कहाँ है भाई? डेटा ढूंढना पड़ेगा अपन को। तो एक काम करते हैं, बार बार पीछे आएंगे, इसको यहाँ से अपन कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से अपन इसको कॉपी कर लेते हैं, तो पूरा पका पकाया अपन को वहां मिल जाएगा। तो ये आया अपने पास, स्मॉलेस्ट कट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको पुनः प्रयास करते हैं। 121 अपन को याद है ही, 121 तो अपन को याद है ही ना, काम हो जाएगा, है ना। इतना पार्ट कॉपी कर लेते हैं। चलो ये लो भाई। अब अपन को बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा। अरे भाई अपन ने जमाना शुरू किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ जमाया तो पहला पहला मिलेगा आपको 110, ये वाला ये मिल जाएगा। और ये कितनी बार है? ये 2 बार है, तो 110, 110 2 बार आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ो, 110 के बाद आपको मिलेगा 17 12, 112, बस 112 मिलेगा आपको। ये हो गया। फिर 115 मिलना शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 बार। 115, 115, 115, 115, 115, पांचों हो गए। अब 115 के बाद आपको मिलेगा 117, 117। फिर दिख गया आपको 119, ये वाला, है ना। 119 के बाद 120, 120 एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, 2 बार है। 120 और 120, ठीक है, ये मिल गया आपको। इनको मिलने के बाद अब आप आइए, कहाँ गए अपन? 121 भी है, चलो 121 भी गया, ये भी खत्म हो गया। अब मिला अपन को 23 25 26, 123 125 126, ये तीनों गए। 126 गया, 123 बचा कौन सा अपने पास? केवल एक बचा है, 131। जमा दिया प्रॉपर, अपन ने इन सबको जमा दिया है। इनको जमा दिया तो भैया आप कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इनको हटा देते हैं। अब आप खुद देखो, मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम लगेगा समझने में कि 2 पार्ट में कैसे करूंगा। 17 है ना, तो 8 तो यहां होने चाहिए। 17 है तो 8 देखो यहां पर है, और 8 ही यहां पर है, ये लो दिख गए। 8 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है, 8 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है, और बीच में एक रखी है। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली, ये जो वैल्यू है, ये एग्जैक्टली क्या है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। ये एग्जैक्टली मिडिल मोस्ट वैल्यू है, जो मैं कहना चाह रहा था, जो ढूंढना चाह रहा था मैं, जो आपको इतनी देर से बोल रहा हूं। क्या वो दिख गया? आधे मान कहाँ होने चाहिए? इसके बाईं ओर या उसके छोटे, और आधे मान कहाँ होना चाहिए? उसके दाईं ओर या इससे बड़े। ये देखो एग्जैक्टली 8 वैल्यूज, एग्जैक्टली 8 वैल्यूज क्या है? लेसर देन 117, और एग्जैक्टली 8 वैल्यूज क्या है? मोर देन 117। और ये एग्जैक्टली मिडिल मोस्ट वैल्यू है, इज 117। ठीक, बीच का मान 117 है। अब इस एग्जाम्पल के बाद जब अपन
परिभाषा पे जाएंगे माध्यिका की तो आराम से समझ में आएगा। देखो अब अपन चलते हैं परिभाषा पे इसकी। तो मीडियन क्या है? अब देखो कतई आपको दिक्कत नहीं आई समझने में। मीडियन इज अ मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सीरीज। मीडियन क्या है? मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सीरीज, यदि माध्यक समंग श्रेणी का ठीक बीच का मान होता है। प्रॉपर डिफाइन करें तो मीडियन रेफर्स टू द वैल्यू विच लाइज इन द मिडिल ऑफ द डेटा। लेकिन कब? जब डेटा अरेंज कर, ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे इसमें, जब डेटा आपने अरेंज कर दिया हो, या तो किसमें असेंडिंग ऑर्डर में या किसमें आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला काम ये है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, चॉइस है आपकी, है ना, लग्जरी है अपने पास। चाहे असेंडिंग में जमाए चाहे डिसेंडिंग जमाए, माध्यिका अपना मान नहीं बदलती, वो वैसे ही आएगा। So median refers to the value which lies in the middle of the data when arranged in increasing or decreasing यानी ascending or descending order, with half of the observations above it and other half below it। आधी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी? उसके ऊपर होंगी, और आधी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी? उसके नीचे। तो माध्यक उस मान को बताता है जो आंकड़ों के मध्य में स्थित होता है, जब उनको आपने आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है, तथा आधे प्रेक्षण तो क्या होंगे? माध्यक से अधिक मान वाले होते हैं, और आधे प्रेक्षण, दूसरे आधे प्रेक्षण उससे कम मान वाले होते हैं, माध्यक से कम मान वाले होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अपन को ध्यान रखनी है। अब समस्या छोटी सी खड़ी होती है, क्यों ना इसको भी अपन एक डायग्राम से समझें। मान लो 1 2 3 4 5, समझना मेरी बात को, 2 मिनट लेंगे इसमें अपन। ये 5 डॉट मैंने बनाए हैं, ये 5 डॉट नहीं, इनको 5 समंक माने। ये 5 बिंदु मैंने बनाए हैं, इनको 5 अपनी डेटा माने, वैल्यू माने, और मैंने अरेंज कर रखे हैं, है ना, क्योंकि ये मैंने बता ही दिया है कि माध्यिका अगर निकालनी तो पहला काम क्या, आपको डाटा अरेंज करना पड़ेगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहला काम आपको उस डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। अब इस 5 बिंदु के लिए मैंने आपको कहा कि भैया इसके मिडिल मोस्ट वैल्यू बताओ, तो आई थिंक इसमें कभी दिक्कत होगी नहीं। आप कहोगे सर ये इस मान के लेफ्ट में आपके 2 बिंदु हैं और इस मान के राइट में भी आपके 2 बिंदु हैं, तो परिभाषा परिपूर्ण हो गई, डेफिनेशन फुलफिल हो गई सर। तो परिभाषा क्या बोल रही है? ऐसा मान दो, आधे मान तो कहां उसके लेफ्ट में हो, आधे मान कहां उसके राइट में हो, मतलब आधे मान तो उससे बड़े प्रेक्षणों के हो और आधे मान उससे छोटे प्रेक्षणों के हो, तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि 2 मान इधर 2 मान इधर, और ये अपना क्या हो गया? मीडियन। अब जब मैंने 5 डॉट बनाए, अगर मैं 7 डॉट बनाता या 9 डॉट बनाता या 11 डॉट बनाता या ऐसे बनाता रहता, ऐसे मतलब जिस पैटर्न पे मैं चल रहा हूं, 5 7 9 11 13 15 वगैरह वगैरह वगैरह, कोई तकलीफ नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। क्यों? एग्जैक्टली आपको बीच में एक ऐसा मान मिलेगा, ये जैसे यहाँ पे मिला है, बीच में एक मान मिलेगा जिसके आधे मान इधर होंगे, बाकी आगे इधर होंगे। लेकिन 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 अगर मैं यहाँ पे 4 डॉट बनाऊं, ठीक गया, ये 4 डॉट मान लो, डॉट नहीं है, 4 समंक हैं जो मैंने अरेंज कर रखे हैं। अब जब मैं 4 डॉट बनाता हूं, पूछूं आपसे, बताओ उसके बीच में कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये तो परेशानी आ गई। अगर इसको मानते हो तो यहां 1 और यहां 2। आप नहीं सर इसको नहीं मानते, अपन एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं। इसको मानोगे फिर परेशानी, इधर 2 इधर 1। यानी कि अब जो समझने वाली बात आई वो ये है कि अगर डेटा इवन है और ऑड है, सम है और विषम है, समंग, उस केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। डेटा विषम है, ये कैसे थे? 5 7 9 11 13, ये सब क्या थे? विषम थे। ये सब क्या थे? ऑड डेटा थे। ऑड डेटा में आपको तकलीफ नहीं आएगी, वहां आपको एग्जैक्टली एक ऐसा मान मिल जाएगा, एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगी जो ठीक बीच में होगी। आधे मान उसके लेफ्ट में होंगे, आधे मान उसके राइट में होंगे। अरेंज करने के बाद आधे प्रेक्षण उसके छोटे होंगे और आधे प्रेक्षण बड़े होंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी, बिल्कुल साफ सुथरा आपको विषम समंकों में बीच का एक मान मिल जाएगा। लेकिन डाटा सम हुए, ये सम हो गया, इवन हो गया, अब कैसे लाओगे? तो आपने कहा सर देखो, अगर परिभाषा पे जाएं, जो आप इतना सिखाते हो, इतना बोलते हो कि परिभाषाओं पे बहुत ध्यान देना चाहिए, परिभाषाएं हमको
अपने आप रास्ता दिखाती हैं। तो अगर आपने कहा कि सर परिभाषा पे जाएं, तो बीच में तो ये हवा है, ये वाला दिख रहा है, मैं लाइन कहाँ खींच रहा हूं मैं, हवा में, ना तो ये डाटा आया ना डाटा ये आया। बात सही है, क्योंकि हमारी परिभाषा तो क्या कह रही है, भैया मुझे तो मिडिल मोस्ट लाके दो, मुझे तो क्या लाके दो, ठीक बीच का मान ला कर दो, बाकी से मेरा काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैं तो बोल ही चुका हूं ना कि माध्यिका की शुरुआत कैसे हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक ऐसा मान निकालने की जो बिल्कुल क्या करता हो, दो इक्वल पार्ट में बांटता हो। समस्या वही खड़ी हुई ना, जब बिल्कुल इक्वल दो पार्ट में बांटता हो। तो अगर डेटा सम है, डेटा अपने पास इवन है, तो ठीक बीच में बांटने वाला पार्ट तो ये वाला होगा जो हवा, ताकि दो इधर हो जाएं, दो इधर हो जाएं। जो मैंने बोला ना 12 बीच का, तो बताओ ये कौन होगा, इन दोनों का क्या औसत, कि बीच की हवा कहां से आएगी। जैसे मान लो ये 5 है, मान लो ये 7 है, तो बीच की हवा कौन होगी, 6 हो जाएगी। अब 6 से 2 लेफ्ट में, 6 के 2 कहां, राइट में। हा सर मजा आ गया। इसीलिए मैंने कहा था परिभाषाओं पे इतना ध्यान देना चाहिए कि वो बिल्कुल आपके दिल की गहराइयों तक बैठ जाए, ताकि क्वेश्चन कहीं घूम के भी आ जाए तो तकलीफ ना हो। अब समझ गए हम कि भैया मीडियन तो एक ही बात कहता है, मुझे तो ठीक बीच में बैठाओ, मुझे तो ठीक है एग्जैक्टली मिडिल मोस्ट जगह दे दो मुझे। तो मीडियन तो ये बोलता है ताकि मैं दो पार्ट कर दूं। मिडिल मोस्ट क्यों चाहिए इसको, बीच का मान क्यों चाहिए, इसको दो पार्ट करना है, इक्वल दो भाग करना है, इसको विभाजित करना है दो भागों में, वही बराबर बराबर। इसका मतलब ये हुआ डेटा विषम है, कोई तकलीफ नहीं, ऐसा मान मिलेगा। डेटा विषम है, समंक विषम है, तो तकलीफ नहीं है, आपको मान मिलेगा। तकलीफ सम में भी नहीं है, बट समझना पड़ेगा। सम डेटा में आपको डेटा पे बैठोगे तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, इधर बैठे तो इधर एक इधर दो, तो आपको उस दोनों डेटा के बीच में हवा में आना पड़ेगा। और हवा पे पहुंचने का तरीका क्या है, इन दोनों का माध्य, इन दोनों का माध्य, किन दोनों का, जो बीच के दो हैं। तो ये सारी बातें तो मैंने ऐसी डायग्राम में समझाई ताकि पता लगे कि भी मैं दो पार्ट क्यों करूंगा। ये इसलिए बताया मैंने ताकि पता लगे भैया मैं माध्यिका के सूत्र के दो पार्ट क्यों करूंगा। तो इवन और ऑड, सम और विषम के बेस पर इसके दो पार्ट होंगे, और दो पार्ट मैंने डायग्राम में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मीडियन माध्यक बेस करता है, इस बात पे आधारित होगा कि भी आपके डेटा कैसे हैं, इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। अगर डेटा ऑड है, अगर डेटा आपका क्या है, ऑड है, विषम है, तो आपको सिंगल एक बार में आपका आंसर आ जाएगा, कोई एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए, 7 डाटा लिया है, डेटा अरेंज रहेंगे, डेटा अरेंज है, ठीक है, बिंदु मत मान, डेटा मानना, बिंदु मत मानना इनको, डेटा है, समंक है, ये 7 है, 7 मतलब ऑड, ऑड मतलब विषम। विषम कैसे, मैंने कहा था कि एक बीच में मिलेगा 100%, ये लो 3 इधर 3 इधर, ये मिल गया। मतलब कौन सा आंसर है, चौथा। अजी कौन सा आंसर आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चाहे यहां से काउंट करो, चाहे यहां से काउंट करो, चाहे यहां से काउंट करो 1 2 3 4, चाहे वहां से काउंट करो 1 2 3 4। ये क्यों बोला था मैंने, याद करो, मैंने थ्योरी में कहा था कि मीडियन इतना शानदार चीज है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में आओ चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में आओ, चाहे आरोही क्रम में आओ चाहे अवरोही क्रम में आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही आएगा। ये खूबसूरती है मैथमेटिक्स की, है ना, ये गणित की खूबसूरती है। चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर दो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, आपका आंसर वही आने वाला है। तो आपने कहा कि सर दोबारा इस पे आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डाटा था, चौथा वाला मीडियन। सर कोई सूत्र बनेगा क्या, हाँ, डेटा क्या था 7, डेटा क्या था 7, 7 में जोड़ा 1 बन गया 8, डिवाइड किया 2 से आया 4, भाई वाह मजा आ गया। डेटा होता 9, 9 में जोड़ा 1 हो गए 10, 10 का डिवाइड, 10 तो क्या किए, दो भाग किए। अरे माध्यिका दो से भाग क्यों दे रहे हैं, मन में आया सर याद करना पड़ेगा, दो से भाग देने पड़ा। अरे भाई परिभाषा क्यों नहीं देखी, परिभाषा क्या क्या कर रही है, दो इक्वल भागों में डिवाइड करना। परिभाषा क्या बोल रही है, दो बराबर भागों में बांटना।
तो अगर 100 रुपए को 2 बराबर भागों में बांटना हो तो क्या करते हो? 100 डिवाइड बाय 2, यही तो करते हो। तो आज भी वही कर दो। तो जब डेटा विषम हो, जब आपके पास समंक क्या हो? ऑड हो, विषम हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस है कितने? 11 है, तो 11 प्लस 1/2। 13 है, 13 प्लस 1/2। 21 है, 21 प्लस 1/2। 105 है, 105 प्लस 1/2। 127 है, 127 प्लस 1/2। 5153 है, 5153 प्लस 1/2। बस होने क्या चाहिए? विषम। होने क्या चाहिए? विषम। तो विषम डेटा है तो जितनी संख्या में डेटा, उसको एन मतलब क्या है? जितनी संख्या में डेटा है। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लिख दूं यहां पर? चलो वैसे समझ जाओगे फिर भी, चलो लिख देते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षणों की संख्या। क्या है ये? प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, चलो वहां, यहां के लिए, वहां के लिए भी। तो डाटा विषम है, डेटा क्या है? ऑड है। तो आपका माध्यक क्या होगा? माध्यिका क्या होगी? कितने डेटा है? जो भी डेटा है विषम, जैसे 5, 7, 9, 11, 13 जो भी कुछ है, +1 डिवाइड बाय क्या? 2। तो जो आएगा वही, बस अरेंजमेंट करने के बाद। हालांकि मैं क्वेश्चन लूंगा, वो तो मेरी हैबिट है, ये तो थ्योरी चल रही है। ये पूरी चीज दिखाने के लिए एक बार लूंगा मैं ऑड, एक बार लूंगा मैं इवन, ताकि वो दिखना शुरू हो जाए आपको कि भी जो अपन समझ रहे हैं उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, है ना? जो अपन समझ रहे हैं उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए अपन एग्जाम्पल लेंगे। अब डेटा अगर सम है तो आपको पता लग गया था, डेटा सम है, समस्या खड़ी होती है। जैसे मैंने 4 डाटा लिया, अब सर इसको लोगे तो यहाँ एक, यहाँ दो, इसको लोगे तो यहाँ एक, यहाँ दो, तो इन दोनों का क्या करते हैं? औसत। ये कौन है? ये कौन है? सेकंड। और ये कौन है? थर्ड, उसका अगला वाला। डाटा 4 था, डाटा 4 था तो सेकंड और थर्ड। डाटा 4 था तो 4/2 और उससे अगला वाला। डेटा 1 2 3 4, डेटा कौन है? 1 2 3 4। तो किन किन का औसत हवा में आए? अपन को यहाँ आना है हवा में, अपन को कहा आना है? हवा में आना है यहाँ पर। तो हवा में कैसे आए अपन? सेकंड और थर्ड के औसत से, सेकंड और थर्ड के एवरेज से अपन हवा में आ गए। सेकंड कौन है? 4/2 और उसका अगला, घोटने जरूरत नहीं है। 4/2 जो भी आया उसका अगला। 4/2, 4/2 कितना है? 2। उसका अगला कौन है? 3। उसका अगला कौन है? 3। तो करना क्या है इसके अंदर? जब डेटा इवन हो, जब डेटा अपने पास सम हो, तो क्या करते हैं? जितना डेटा है डिवाइड बाय 2 और उसके अगले वाले का क्या करते हैं अपन? साधारण औसत। बोलो दो चीजों का औसत कैसे निकालोगे? दो चीजों का औसत कैसे निकालोगे? जैसे मैंने कहा ए और बे, क्या कहा मैंने? ए और बे, ए और बे का औसत निकालो। सर मीन तो पढ़ा लिया आपने, औसत क्या होता है? दोनों का जोड़ डिवाइड बाय 2। दो ही चीज थी, ए और बी का औसत क्या होगा? a प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों का औसत क्या होगा? इन दोनों का जोड़ डिवाइड बाय 2। तो इसीलिए हमने माध्यक कहाँ पढ़ा? बाद में पढ़ा। यही कारण है हमने माध्यिका को कब पढ़ा? जब हम मीन पढ़ चुके थे और मोड पढ़ चुके थे, तब आए माध्यिका पे कि कई बार ऐसी स्थिति की आवश्यकता होती है, कई बार हमें ऐसी सिचुएशन चाहिए होती है जहां पर मुझे एक ऐसा मान चाहिए जो ठीक मध्य का हो, ठीक मिडिल मोस्ट का हो। आधे मान उसके ऊपर हो, आधे मान उसके कहा हो? नीचे हो, खुद कहाँ हो? ठीक बीच का हो। अब ऑड है तो डायरेक्टली जो भी संख्या है, विषम संख्या जो भी है, उसमें एक जोड़ो डिवाइड बाय 2, और वो वाला जो मान है, वो मान कैसे निकालते हैं क्वेश्चन देखेंगे अपन, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इवन है, सम है, तो आपको जैसे मान लो 4 है तो 4/2 और उससे अगला वाला। 4/2 कितना हो गया? 2 हो गया। उससे अगला 3 हो गया, तो 2 और 3 का साधारण माध्य। मान लो डेटा 6 होते, 1 2 3 4 5 6, अभी हवा में आना पड़ता है, यहाँ हवा में आना पड़ता है। ये हवा का कहां पहुंचते? इन दोनों के औसत से, तीसरे और चौथे के। डाटा 6 था तो 6/2 एंड अगला, अरे 6/2 और अगला का औसत। 6/2 कितना हो गया? 3। अगला कौन हो गया? 4। घोटने की जरूरत नहीं है अगले को, बस उससे अगला 3 आया तो 4,
और 4 आए तो 5, 5 आए तो 6, 6 आए तो 7, अगला। तो दोनों का सिंपल औसत, और दो चीजों का औसत तो निकालना बचपन से करते आ रहे हो भाई। दो चीजों का औसत क्या होता है? दोनों का जोड़ डिवाइड बाय दो। दो चीजों का औसत क्या होता है? दोनों का जोड़ डिवाइड बाय दो। 100 और 200 का औसत 100 प्लस 200 डिवाइड बाय दो। 500 और 700 का औसत 500 प्लस 700 डिवाइड बाय दो। गाय प्लस भैंस का औसत गाय प्लस भैंस डिवाइड बाय दो। बस सिंपल। तो औसत निकालना अपन को आता है, तो अपन आराम से मीडियन भी निकाल लेंगे। तो दो केस में मीडियन होगा, एक तब जब प्रेक्षण क्या होंगे? विषम होंगे। प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन क्या होंगी? ऑड होंगी। और एक जब हमारा ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण क्या होंगे? सम संख्या में होंगे। सम संख्या में होंगे तो दोनों के बीच कौन से? n बाय टू, n बटे दोवा, और उससे अगला वाला। देखो इसको घोटना मत। तो कहते ना सर कैसे घोटेंगे? सिंपल एवरेज ऑफ n बाय टू एंड n बाय टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन। n बाय दोवी तथा n बाय दो प्लस वनवी अवलोकनों का सरल माध्य। अरे नहीं बेटा, n बाय दो ध्यान रखो। n बाय दो उससे अगला, n बाय दो जो भी आ रहा है, अगर 3 आएगा तो अगला चौथा है। अगर ये n बाय दो 4 आया तो अगला कौन सा होगा? 5वां होगा। अगर n बाय दो 7 आया, अगला क्या होगा? 8वां होगा। तो n बाय दो और प्लस वन का मतलब पता है क्या? अगला किसका अगला? n बाय दो का। देखो साफ लिखा हुआ है, n बाय दो और n बाय दो प्लस वन। अगर n बाय दो 7 है, 7 और 1 8। अगर n बाय दो 8 है, 8 और 1 9, तो लगातार वाले है ना, अगले वाले, इनका क्या? साधारण औसत दो ही मान होंगे। और दो चीजों का औसत तो क्या होता है? दो चीजों का एवरेज तो क्या सीख रखा है? सिंपल एवरेज, दोनों का जोड़ डिवाइड बाय टू। अब क्यों ना हाथों इसके अपन एग्जांपल कर लें। अब क्यों ना हाथों इसके एग्जांपल कर लें अपन, बढ़िया रहेगा। तो निम्नलिखित समंकों का माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मैंने कहा था कि इसके लिए सबसे पहला काम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहला काम क्या है? डेटा को अरेंज करना। फिलहाल अभी इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में यानी कि आरोही क्रम में जमाओ। आरोही क्रम का या बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते जो सबसे बड़ा है वो लास्ट में आएगा। उसको बोलते हैं अपन आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। तो जमाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट अरेंज द डेटा in ascending order। सर्वप्रथम समंकों को आरोही क्रम में जमाते हैं। चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे छोटा दिख रहा है 17, उसके बाद दिख रहा है 18, है ना। 18 के बाद क्या दिखना शुरू हुआ? सर 24 है, सर फिर 25 है, सर फिर अपने पास आ गया है 24 हो गया, 25 हो गया, अब दिखा सर 35, सर फिर दिखा 36, सर लास्ट दिखा 46। बस इसके ऊपर कोई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। एन क्या सिखाया था? डाटा कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद काउंटिंग तो क्या पता थी, 7 हो गया। तो 7 क्या है अपने पास बेटा? ऑड है। 7 तो क्या है? ऑड है, विषम है। और विषम के लिए अपने जो मीडियन है वो हमने क्या सिखाया था? विषम के लिए जो माध्यिका है या माध्यक है वो क्या सिखाया था? n प्लस वन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। कौन सी ऑब्जर्वेशन? अवलोकन। कब? अरेंज करने के बाद। देखो ये मत भूलना, फर्स्ट लाइन मत भूलना। मीडियन निकालते रहे हम, ये नहीं बस देखा और धमाधम निकाल दिया n बाय टू, n प्लस वन बाय टू। नहीं बेटा, पहला काम फर्स्ट एंड लिखा है मैंने, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सबसे पहला काम डेटा को अरेंज करना, उसके बाद आओगे माध्यिका के ऊपर। तो n प्लस वन बाय टू ऑब्जर्वेशन चाहिए। अरे सर निकाल लेते हैं। 7 प्लस 1 बटे 2, 7 और 1 8, 8 बटे 2 कितना हो गया? चौथी ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन। आंसर 4 नहीं है। अरे आंसर 4 नहीं है भाई, आंसर है चौथा प्रेक्षण। कब? अरेंज करने के बाद। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, चौथा।
ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा कौन है? 25 है। तो चौथा ऑब्जर्वेशन क्या है? 25 है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है? 25। तो मीडियन कौन सा आ गया है? मीडियन कौन सा आ गया है? जो माध्यक मान है, मीडियन वैल्यू, माध्यक जो मान है आपका, वो कौन है? वो आपके पास 25 है। तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ मत दे देना आंसर, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, चौथा प्रेक्षण, चौथा अवलोकन। चौथा अवलोकन कौन सा था? ये पहला। ये मत देखना कहीं, देखा वन देना। अरेंजमेंट मीडियन के लिए पहली बात क्या है, इसलिए मैं हमेशा एग्जाम्पल कराता हूं पहले। इसलिए पहला काम क्या है? थ्योरी के हाथ साथ हाथों हाथ एग्जाम्पल करो। उदाहरण से पता लगता है थ्योरी के स्टेप्स क्या कह रहे थे, है ना? क्या स्टेप्स ने बताया आपको, अपन ने अप्लाई किया तो सात था, सात था। ऑड ऑड के केस में फटाक से अपना आ जाता है, 7 + 1 डिवाइड बाय 2, 7 और 1 8 हो गए, 8/2 चौर। चौर का अपना जो अवलोकन है वो अपन ने ढूंढ लिया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथा अवलोकन 25 है, तो मीडियन कितना है? 25 आया। क्या है? मीडियन आया 25 आया। हाँ, तो आप एक क्वेश्चन और लिया, और अब की बार आपको काउंटिंग करोगे तो पता लग जाएगा कि मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इवन। इवन यानी कि सम, ताकि आपको पता लग जाए कि सम और विषम के क्वेश्चन कैसे करने हैं। मीडियन के अंदर डेटा सम हो तो क्वेश्चन कैसे होंगे, और मीडियन के अंदर ही डेटा अगर विषम हो, ऑड हो, तो क्वेश्चन कैसे होंगे। अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन ऑड के लिए किया, अब करते हैं अपन किसके लिए? इवन के लिए। अब किसके लिए करते हैं? अपन इवन के लिए करते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर मीडियन का है तो पहला काम तो वही है, फर्स्ट वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सर्वप्रथम समंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो किया साहब, आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले आएगा, वो है 5। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? 5 के बाद 7। फिर नेक्स्ट कौन है सर? 8। 8 के बाद 10। 10 के बाद सर 12। 12 के बाद 13। 13 के बाद 17 और फिर 21। काउंटिंग पूरी कर लो। हो गया क्या? 8। 1 2 3 4 5 6 7 पूरे 8 हो गए। तो पहला काम तो अपन ने कर लिया, पहला पड़ाव पार कर लिया। पहला पड़ाव क्या था माध्यिका के लिए? मीडियन के लिए पहला पड़ाव क्या है? पहला चरण, पहला पड़ाव क्या है? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। जमाने के बाद काउंटिंग की। काउंटिंग कितनी आई? 8। सर 8 तो इवन है, 8 तो इवन है, ये तो सम है। सम है तो मीडियन अपना परिभाषा अलग होगी। तो मीडियन जो है, जो माध्यिका है, जो माध्यिका है वो ए सिंपल एवरेज ऑफ, सदर औसत, बिल्कुल सिंपल एवरेज ऑफ n/2th, और उससे अगला वाला, और उससे n/2, अलग से लिखा है +1 ऑब्जर्वेशंस। तो पहले तो कौन सी ऑब्जर्वेशंस वो ढूंढनी पड़ेंगी, यानी कि n/2v, तथा उससे अगली कौन सी? n/2 जो भी आएगी +1 उससे अगली हो गई v प्रेक्षणों का सरल औसत। सरल माध्य या सरल औसत, जो बोलना चाहो बोल लेना, है ना? सरल औसत। सरल औसत। तो भैया n/2v कौन सी हुई? अब n है 8, तो n/2v कौन सी होगी? 8/2, यानी कि चौथी। एंड उससे अगली वाली तो कहने की जरूरत नहीं है। जब एक चौथी आ गई, ये v है v, जब एक चौथी आ गई तो अगली 5वीं होगी। तो लिखी तो फिर भी n/2 + 1v, वो कौन सी होगी? 4 + 1v, यानी कि कौन सी? अपनी 5वीं, फिफ्थ।
फिफ्थ। तो चौथी और पांचवी ऑब्जर्वेशन का मुझे सरल माध्य निकालना है। चौथी और पांचवी ऑब्जर्वेशन का मुझे सरल माध्य निकालना है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। अभी आंसर नहीं आया, 4 5 आंसर नहीं है, चौथी ऑब्जर्वेशन और पांचवी। बट यहां नहीं ढूंढनी है भाई, अरेंज करने के बाद, सारा काम मीडियन में अरेंज करने के बाद है चौथी और पांचवी इसकी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। जो चौथी ऑब्जर्वेशन है 10, पांचवी ऑब्जर्वेशन है 12। आओ चलते हैं अगले पेज पर। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 10। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, चौथा प्रेक्षण अपने पास है 10। और अगला फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, पांचवा प्रेक्षण है अपने पास 12। तो मीडियन क्या होगा इनका? औसत। मीडियन यानी माध्यिका अजी क्या होगी इनका औसत? तो 10 + 12 डिवाइड बाय 2। 10 और 12 22, 22/2 कितना होता है? 11। तो हमारा जो मीडियन होगा क्या आएगा? 11 आएगा। तो ये मुझे उम्मीद है अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा किसका? मीडियन का, किसका? माध्यिका का। कि भाई यहां पर ये प्रोसेस तब काम करता है, ये प्रोसेस तब काम करता है जब मुझे एक ऐसा डेटा चाहिए हो जो एग्जैक्टली क्या हो? मिडिल मोस्ट वैल्यू हो सीरीज की। कब? जब डेटा आपका अरेंज हो चुका हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नॉर्मली अपन यहाँ देख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में इजीली अपन देख पाते हैं। हालांकि चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में ज्वाइन करो, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, आपका आंसर फिर से सेम ही आएगा। बट प्रोसेस अभी अपन असेंडिंग ऑर्डर से कर रहे थे, आसानी से अपन कर लेते हैं। तो ये पता लगा अपन को कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो अपन ने पढ़ी, जो मेजरमेंट ऑफ सटल टेंडेंसी अपन ने पढ़ी, उसमें कुछ स्थितियों में तो माध्य अप्रोप्रिएट होता है, कुछ स्थितियों में अपना बहुलक उपयुक्त होता है, और ऐसी स्थितियां जहां पर ये मुझे इस बात से मतलब है कि भैया डाटा ऐसा हो जो ठीक 2 पार्ट में पूरे समंग श्रेणी को बांट रहा हो। तो मैं देखता हूं कि भाई इवन है या ऑड है। इवन के केस में अपने पास n/2th और उससे अगली वाली यानी n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का सरल माध्य निकालना पड़ता है। ऑड है तो कुछ भी नहीं है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और वो ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण कहां देखोगे? अरेंज डाटा के अंदर। ये प्रेक्षण कहां देखोगे? जो डाटा आपका अरेंज हो चुका है उसमें देखोगे। यानी मीडियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? डेटा को अरेंज करना।